सिक्किम र दार्जिलिङको हैन मर्जमा चाहिँ तपाईले काहीँ न काहीँ डुवर्सलाई त छोडिदिनु भयो नि त। डुवर्सको त ठुलो योगदान छ नि त जुन यो गोर्खाल्यान्डको मुभमेन्टमा हैन, त्यसलाई त तपाईले छोडिदिनु भयो नि त किन? हजुर यस्तो नि अब हाम्रो त्यो निल्नु नसक्ने गाँसहरू टोकी पठाउँछ र क्या बिग्रेको त्यसरी नै हो नि। यु डोन्ट बाइट वाट यु क्यान नट च्यु भन्छ अङ्ग्रेजहरूले क्या। चपाउनु नसक्ने जति नटोक्नु। हामीले ठुलो टोकी पठायौँ, आफ्नो घर आँगन सम्हाल्नु सकेको छैन दार्जिलिङले। डुवर्सको जिम्मा लिन्छ जुन चाहिँ अर्को जिल्ला पर्छ। यो पहिलेदेखि डुवर्सलाई चम्काएर डुवर्सलाई आन्दोलनमा होमेर डुवर्सको लागि अर्कै व्यवस्था गर्ला नि, त्यहाँको मान्छेहरूले आन्दोलन गर्ला नि। बिना बित्थामा गोर्खा संसारभरिको एक हो भनेर एउटा आन्दोलनलाई फाइदा पुर्याउनुको लागि। तर फाइदा चाहिँ कहाँको लागि? दार्जिलिङको लागि मात्रै। त्यही फाइदा भयो डुवर्सलाई, किनभने घिसिङको टाइममा पनि भएको थियो, विमलको टाइममा पनि भएको। केही पायो त्यहाँकोहरूले? अन्त घरिघरि तिनीहरूको नाम लिएर खालि तिनीहरूलाई चाहिँ इमोसनमा ल्याएर, तिनीहरूलाई भावनामा ल्याएर, हुच्याएर, माथि पुर्याएर पछार्नुको लागि मात्रै त्यस्तो राजनीति किन गर्नु? आफ्नो आफ्नो ठाउँको राजनीति आफूले गर्नुपर्छ। म मेरो घर सम्हाल्नु सक्दैन भने म छिमेकीको पक्षमा बोल्नु अधिकार छैन नि मेरो। हामीले दार्जिलिङ सम्हाल्नु सकेको छौँ र डुवर्सको बारेमा बोल्नु सम्हाल्नु सकेको छौँ। दार्जिलिङ यो लथालिङ्ग छ, यसलाई सम्हाल्नु सकेको छैन। हामी संसारभरिको गोर्खा कुरा गर्छौँ र डुवर्सको गोर्खा कुरा गर्छौँ। अनि अङ्ग्रेजहरूले भन्छ टेक केयर अफ द पेनी एन्ड द पाउन्ड विल टेक केयर अफ इटसेल्फ भनेर भन्छ कि घर सम्हाल्यो भने वरिपरिको छिमेकी आफै सम्हालिँदै जान्छ। दार्जिलिङ सबल भयो, दार्जिलिङ बलियो भयो भने हामी धेरै प्रकारले डुवर्सलाई सहायता पुर्याउन सक्छौँ। राजनैतिक, आर्थिक विभिन्न प्रकारले सहायता पुर्याउन सक्छौँ। अहिले त हामी आफै दुब्लो छौँ अनि आफू बलियो हुनुको साटो अझै फेरि भारी त्यो पनि थप्दै त्यो पनि बोक्छु। आफ्नै भारी बोक्नु सकेको छैन। डुवर्सको भारी पनि बोक्यो भने त थिचेर मर्छ त्यहीँभित्र। भोलिको दिनमा अगर गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भयो भने पनि डुवर्सको जुन गोर्खाहरू छ उहाँले चाहिँ पार्टिसिपेट नगरेकै राम्रो तपाईँको भनाइले, किनकि दार्जिलिङ त अलरेडी छैन। म त्यता जाँदिनँ, त्यो मेरो सब्जेक्ट होइन, तिमीले निकाल्यौ। मैले एउटा सत्य मात्रै भनिदिएको, आफ्नो भारी बोक्नु सक्ने नेता पनि भएन दार्जिलिङमा भने त्यसले छिमेकीको पनि भारी बोक्छु भनेर भन्यो नि त। यदि डुवर्सलाई इन्भल्भ गर्नु हो भने त्यो अनुसारको कार्यक्रम बनाउनु पर्यो नि त। पहिला राजनीतिक दल त कार्यक्रममा बाँच्छ, कार्यक्रम चाहिँ छैन। भाषणमा चाहिँ संसार डल्लैलाई एक बनायो अनि भाषणमा जोडिएको चाहिँ वास्तवमा जोडिन्छ कहिले? त्यही भयो नि यो स्थिति। भाषणमा त विमलले पनि जोडेको संसारभरिको नेपालीलाई, घिसिङले पनि जोडेको। त्यसै कारण त यो मुभमेन्ट भव्य भएर गएको थियो नि त। गोर्खाल्यान्डको मुभमेन्ट भव्य भएर गएको कारणले त यो हुन्छ कि समस्त गोर्खा एक भएर ताकि डुवर्सको गोर्खा या भारतभरि छरेको गोर्खा भएर त यो मुभमेन्टलाई सक्सेसफुल बनाएको। फाइदा के भयो? हजुर फाइदा दार्जिलिङमा मात्रै भयो। हजुर एचिभमेन्ट के भयो? हजुर उपलब्धि चाहिँ के भयो? भव्य भयो। हजुर लु माने, उपलब्धि कसलाई के भयो? त्यही त उपलब्धिमा त जिते दार्जिलिङको लागि मात्रै पायो व्यवस्था। अनि अहिले तपाईँले पनि भनिराख्नु भएको छ कि दार्जिलिङलाई नै बरु सिक्किममा मर्ज गर्यो भने बाटै खतम भइहाल्छ। होइन, त्यही कारण त तिमीले भव्य भन्यौ नि भाइ, त्यो भव्यको दरकारै थिएन नि। तिमी माग्छौ यहाँको लागि अनि जबरजस्ती तिमी सिङ्गापुरको मान्छेलाई पनि जोड्यौ भनेर भन्छौ। त्यो त एन्टी नेसनल पो हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि त। कि आफ्नो माग्नु आफ्नो क्षमता छैन? क्षमता छैन भने किन माग्छौ? नमाग, जस्तो व्यवस्था छ त्यस्तोमा चुप लागेर बस। अनि माग्छौ भने आफ्नै खुट्टा दरिलो टेकेर माग। माग्छौ भने कसैको सहायतामा, कसैको भरोसामा, कसैको सपोर्टमा माग्यो भने जुन दिन त्यसले सपोर्ट निकालिदिन्छ त्यो थाङ्रा निक्लेको दिन त तिमी घरलाई गुरुङ भुइँमा झर्छौ। त्यही कारण त्यति नै माग जतिको लागि तिमी सङ्घर्ष गर्न सक्छौ। त्यतिको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यो भन्दा बेसी नाम धोका दिनु हो नि, धोका दिनु हो नि जनता। डुवर्सको मान्छेलाई धोका पनि भइरहेको छ, भिक्टिमाइज पनि भइरहेको छन् हैन डुवर्सको मान्छेहरू। हजुर त्यसैले गर्दा होइन भने उनीहरू आपस्तमा पहिला आन्दोलन अगाडि मिलेर बसेका थिए। आन्दोलनमा बेनबेत्तामा एउटा जातीय कुराहरू निक्लियो। त्यसले गर्दा उनीहरूको आपस्तमा एउटा सामाजिक जुन चाहिँ संरचना छ त्यो संरचनामा एउटा के अरे मुटाव आयो नि, एउटा वैरभाव आयो नि। वैरभाव आयो। हजुर डिफरेन्सेस त्यहाँबाट आउन थाल्यो। यो नभएको भए त्यो डिफरेन्स आउने थिएन। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर मनोकामना हॉस्पिटल।
आज आपसे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगी, जो है मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या है, इसके नॉर्मल सिम्टम्स क्या होते हैं और इससे जूझने के लिए किसी भी लेडी को क्या करना चाहिए। तो मेनोपॉज क्या है? जब लगातार 12 महीने तक किसी भी लेडी का पीरियड ना हो, एक ही बार में जब उसका लास्ट पीरियड हुआ उसके बाद अगर 12 महीने तक बिल्कुल भी किसी भी तरह का ना स्पॉटिंग ना ब्लीडिंग कुछ भी ना हो, तो हम बोलते हैं कि इस लेडी का मेनोपॉज हो गया है। मेनोपॉज होने से 4-5 साल आगे से मेनोपॉज की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें एक लेडी के पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं और कुछ कुछ मेनोपॉजल सिम्टम्स आने लगते हैं। उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं पेरीमेनोपॉजल पीरियड। और मेनोपॉज जब 1 साल तक पीरियड बंद हो जाता है, उसके बाद के समय को हम बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड। तो इसके नॉर्मल सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहला जो एक लेडी एक्सपीरियंस करती है, इरेगुलर पीरियड्स। कभी पीरियड्स शुरू में बहुत जल्दी जल्दी आने लगते हैं। एक लेडी जिसके पीरियड हमेशा 28-30 दिन पर या 32 दिन पर आते थे, अचानक से वो देखती है कि मेरे पीरियड्स 15 दिन में या 20 दिन में आने लगे हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। शुरू में जल्दी जल्दी आने लगते हैं, फिर कुछ समय बाद 2 पीरियड्स के बीच का गैप बढ़ने लगता है। कभी पीरियड 1.5 महीने में आता है, कभी 2 महीने में आता है, कभी 3-3 महीना नहीं आता और कभी कुछ महीने फिर से रेगुलर आने लगते हैं। तो इरेगुलर पीरियड्स इसका सबसे कॉमन सिम्टम है। सेकंड, हॉट फ्लैशेस। किसी भी लेडी को अचानक से तेज गर्मी लगती है, उसके बाद उसको पसीना आता है और फिर उसको ठंड लगती है। ये एक नॉर्मल सिम्टम ऑफ मेनोपॉज है। थर्ड, भूलना। लेडी भुलक्कड़ हो जाती है, वो जाती है किसी रूम में और उसको अचानक से याद नहीं रहता कि मैं क्या लेने यहाँ पर आई थी। छोटी छोटी बातें आप अभी याद रखते हैं, 1 मिनट बाद भूल जाते हैं। चौथी चीज, एंग्जाइटी। बात बात पर, छोटी छोटी बात पर आपको टेंशन हो जाती है। 5वीं चीज, स्लीप डिस्टर्बेंस। जिसको रात में बढ़िया से नींद आती थी, अभी नींद ठीक से नहीं आती है। 6ठी चीज, आपके बाउल डिस्टर्बेंस होने लगता है। जिसको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं हुई, वो भी अभी कभी कभी कॉन्स्टिपेशन एक्सपीरियंस कर सकता है। ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल चेंज हो जाता है। अब आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि जैसे मेरा यूरिन लीक कर जाएगा, क्योंकि आपकी मसल्स धीरे धीरे वीक हो रही हैं बिकॉज ऑफ मेनोपॉज। इसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस भी आ सकता है। स्टूल्स पास करने में डिफिकल्टी आ सकती है। गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, भूलने की आदत, बालों का पतला होना, बाल झड़ने लगते हैं, स्कैल्प दिखने लगती है, मांसपेशियां लूज होने लगती हैं, जॉइंट्स में जगह जगह पेन होने लगता है, रात में नींद पूरी नहीं होती, इसके लिए दिन में चिड़चिड़ाहट हो जाती है। तो ये सारे जितने भी सिम्टम्स हैं, ये नॉर्मल सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज है। स्किन का बहुत ड्राई हो जाना, जिनको कभी भी ड्राइनेस की शिकायत नहीं थी, उनको भी अभी स्किन बहुत ड्राई लगती है। वेजाइनल ड्राइनेस हो जाना, सेक्सुअल डिजायर का कम हो जाना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स बहुत पेनफुल इंटरकोर्स होना बिकॉज ऑफ ड्राइनेस। तो ये सारे मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं। इनसे बचने के लिए आप बच तो नहीं सकते, क्योंकि मेनोपॉज एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इनसे कॉम्बैट करने के लिए, इनसे लड़ने के लिए एक लेडी खुद से क्या कर सकती है? देखिए, ये सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि मेनोपॉज सबका आना ही है और इस टाइम को सबको निकालना ही है। तो इसको हंसते हंसते निकाला जाए। तो इसके लिए आपको फैमिली सपोर्ट, खुद में अवेयरनेस की बहुत जरूरत होती है। घर वालों को ये समझना जरूरी है कि ये मेनोपॉज के दौरान है एक लेडी और इस समय इसको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। ये बिना बात के भी गुस्सा कर सकती है, जिसपे हम लोगों को रिएक्ट नहीं करना है। अब किस तरह की डाइट एक लेडी को लेनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय पर मसल लॉस होने लगता है। जो एक हार्मोन ईस्ट्रोजन, जो जब एक लेडी का पीरियड शुरू होता है तब से उसके अंदर उसके साथ था, वो ईस्ट्रोजन अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है या डाउन हो चुका है। तो इसकी वजह से उस लेडी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसको कॉम्बैट करने के लिए उसको ऐसे फूड्स लेने चाहिए जिनमें सिंथेटिक ईस्ट्रोजन होता है, फाइटोएस्ट्रोजन जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि सोयाबीन रिच प्रोडक्ट, सोयाबीन मिल्क, सोयाबीन कर्ड, सोयाबीन पनीर, जैसे कि टोफू, लेंटल्स, दालें तरह तरह की, हाई प्रोटीन खाना खाना चाहिए जिससे कि मसल मेंटेन रहे। फाइबर प्लेंटी ऑफ मात्रा में लेना चाहिए ताकि आपको जो बाउल डिस्टर्बेंस आ रहे हैं वो ना आए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की एडिक्वेट मात्रा आपको लेनी चाहिए। डाइट आपकी रिच इन प्रोटीन, लो इन फैट एंड लो इन कार्ब रहे तो अच्छा है।
फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप हाई अमाउंट में ले सकते हैं। लेडी को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें कि वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज उनको ज्यादा करनी चाहिए ताकि उनके मसल्स स्ट्रांग हो, और ज्यादा कार्डियो को अवॉइड करना चाहिए ताकि जॉइंट्स पर ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े। इस एज में बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बहुत कम होने लगती है। नॉर्मली तो धूप से आप विटामिन डी ले सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका एजिंग होता है आपका धूप से विटामिन डी एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी घट जाती है। तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी एक लेडी को लेने चाहिए। कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी वो अपने डॉक्टर से सलाह करके ले सकती हैं। कुछ मल्टीविटामिन भी वो अपने डॉक्टर से सलाह करके ले सकती हैं। हॉट फ्लैशेस से बचने के लिए एक लेडी को चाहिए कि हमेशा लूज कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, ठंडे एनवायरनमेंट में रहें, ज्यादा इस तरह की चीजों का सेवन ना करें जिससे कि उनको तेज गर्मी लगती है, जैसे कि बहुत स्पाइसी फूड, एल्कोहल, कैफीन, स्ट्रॉन्ग कॉफी, स्ट्रॉन्ग चाय, बहुत ज्यादा गर्म एनवायरनमेंट में रहना या बहुत ज्यादा आउटडोर रहना, इस सबको अवॉइड करना चाहिए। सोते समय बहुत सारे लोगों को बहुत सीवियर हॉट फ्लैशेस की शिकायत होती है, तो अच्छा रहेगा कि अगर आप अपने बेडरूम का टेम्परेचर लो रखें, ढीले ढाले कपड़े पहने, और इसके अलावा पानी की मात्रा आपके बॉडी में एडिक्वेट रहनी चाहिए। आपको अपने हाइजीन का भी खास ख्याल रखना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर किसी भी तरह से आपको इन सब सिम्टम्स में आराम नहीं पड़ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकती हैं। लेकिन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हमेशा डॉक्टर की सलाह में और उसकी देखरेख में ही लेनी चाहिए। इसके बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं। अगर आपके डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं तो लेने से ना बचें। तो रेगुलर सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी, अगर जरूरत पड़े तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एक्सरसाइज, गुड डाइट, अच्छे एक फ्रेंड सर्किल को ज्वाइन करिए, रेगुलर योगा करिए। ये सभी अगर आप करती हैं तो आप मेनोपॉज से और इसके साथ आने वाले सिम्टम्स से काफी हद तक लड़ सकती हैं। थैंक यू।